बैंक रॉबरी सुनने के बाद दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है कि 4 से 5 लोग जिनका चेहरा ढका होगा, साथ ही हाथ में गन पकड़े हुए बैंक में घुस गए होंगे और डरा धमका के बैंक को लूट लिया होगा। आज के दिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी एडवांस होती जा रही है, उससे भी एक कदम आगे जो एडवांस होती जा रही है। 11 अगस्त 2018 यानी सैटरडे, जिस दिन पुणे शहर के कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं, लेकिन ना ही किसी शख्स को इस बारे में कुछ पता चल पाता है। किसी को भी इस बात की कुछ भी भनक नहीं लगती। ना ही इस दिन चोर बैंक में घुसते हैं और ना ही कोई एटीएम फोड़ते हैं, लेकिन बैंक से करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं। फिर 5 बजने के बाद बैंक के सभी फोन की घंटी बजने लगती है और सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, क्या सर्वर में कुछ गड़बड़ी है। सभी एम्प्लॉय सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में बैंक का सर्वर डाउन है, क्योंकि सैटरडे के दिन एम्प्लॉय होते हैं कम और काम होता है ज्यादा। इस वजह से कोई भी एम्प्लॉय इसके ऊपर ज्यादा बारीकी से ध्यान नहीं देता। सभी को इस सवाल का जवाब मिलता है अगले दिन, जबकि उसी दिन बैंक के खाते से करोड़ों रुपए गायब हो चुके थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर चोरों ने बैंक में आए बिना ही कैसे करोड़ों रुपए गायब किए, कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड, और क्या अब तक चुराए गए पैसे वापस मिल पाए या नहीं। इन सभी सवालों को आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो कि मनी हेस्ट के सीरीज जैसी जुलती मिलती है, और कैसे पुलिस के पास ना कोई सबूत है, ना ही कोई थंबप्रिंट और ना ही कोई पहचान है। कब और कहा बैंक से इतनी बड़ी चोरी हो गई। 11 अगस्त 2018 इंडिया के पुणे शहर के कॉसमस बैंक से करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है, जिसकी खबर खुद बैंक को भी पता नहीं होती, बल्कि जानकारी सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस कंपनी वीजा के द्वारा बैंक को दी जाती है, जिसमें वीजा के एल्गोरिथम में बैंक के डेबिट कार्ड में कुछ अलग ही एक्टिविटी नोटिस की गई, जो कि बाकी दिनों से कुछ अलग थी। यह घटना चल ही रही थी, तभी एक आदमी बैंक में आ जाता है। उसका प्रॉब्लम यह था कि जब वो एटीएम में गया था, तब एटीएम के स्क्रीन पर अकाउंट में बैलेंस काफी ज्यादा दिखा रहा था, बल्कि उसके खाते में इतना बैलेंस नहीं था। लेकिन यह बात बैंक एम्प्लॉयज को ज्यादा कुछ जचती नहीं। फिर भी उन्होंने बैंक के सिस्टम डेटा में देखा तो वहाँ पर सभी सही शो हो रहा था और ना ही कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा था। तब बैंक की तरफ से उस आदमी को बताया जाता है कि बैंक के सर्वर में थोड़ी तकनीकी खराबी है, आपके अकाउंट में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिसके चलते आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाए। तब वो आदमी बैंक से चला जाता है। शनिवार का दिन था और शाम का टाइम हो चुका था। इसके कारण एम्प्लॉयज को कुछ भी शक नहीं होता और अपना अपना काम पूरा करके घर निकल जाते हैं। अगले दिन संडे था तो सभी अच्छे से छुट्टी का मजा लेके अगले दिन मंडे काम पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद किसी को भी इस बात की कोई भी कल्पना नहीं होती कि आज उनके सामने कौन सी मुसीबत खड़ी होने वाली थी, और हर दिन की तरह काम की शुरुआत हो जाती है। जब उन्होंने बैंक सिस्टम ऑन कर दिया तो सबका दिमाग सुन्न हो जाता है और बैंक में पूरा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हर एक शख्स सुबह सुबह ही पसीने से लथपथ होकर यह चेक कर रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे और कितना पैसा बैंक से चला गया। तभी स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ने 3 बड़े इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बारे में बैंक को बता दिया। स्विफ्ट एक तरह से मैसेजिंग सिस्टम होता है, जो कि देशों से बाहर पैसे भेजने के लिए काम में आ जाता है। स्विफ्ट ने इन्फॉर्म किया कि हैकर ने 13 करोड़ 92 लाख रुपीस हांगकांग के हैंगसेंग नाम से ट्रांसफर किए हैं। जांच के बाद सामने आता है कि यह आइडेंटिटी फेक होती है, सिर्फ पैसे ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। यह न्यूज बैंक से बाहर आने के बाद बैंक के सभी कस्टमर्स बैंक के बाहर भीड़ कर देते हैं और अपने पैसों के बारे में बार बार बैंक के अधिकारियों से पूछताछ करते हैं। बैंक की तरफ से बताया जाता है कि आपका पैसा सेफ है, जितना भी पैसा गया है वो सिर्फ बैंक का गया है, इसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। बैंक ने सभी मामलों के गंभीरता को देखते हुए पुणे शहर के चतुर्सिंगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी। कितने पैसे चोरों ने बैंक से चोरी किए और कैसे। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन ने क्रिमिनल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसकी मदद से दुनिया में किधर भी बैठकर क्राइम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉसमस बैंक ने इंडिया में पहली बार सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। सीबीएस आपको बैंक के किसी भी ब्रांच से पैसे निकालने में मदद करता है। समझने के लिए बता दूं, सपोज आपका अकाउंट XYZ बैंक के गुजरात के ब्रांच से ओपन किया है, लेकिन आप महाराष्ट्र में चले जाते हो तो आप उधर के XYZ बैंक से किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हो। यह परमिशन आपको सीबीएस के थ्रू मिल जाती है। इसके अलावा सीबीएस अकाउंट के संबंधित डेली ट्रांजैक्शन और डेटा अपडेट करने में मदद करता है। हैकर्स ने इसी बात का फायदा उठा लिया। 11 अगस्त को हैकर्स ने अपने काम को अंजाम दे दिया। दरअसल हैकर्स ने कॉसमस बैंक के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा चुरा लिया था
और एटीएम के प्रोसेस सिस्टम के जरिए मेलवेयर को बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंसर्ट करवा दिया था, जिसके चलते मेलवेयर ने बैंक सिस्टम और सीबीएस के कम्युनिकेशन को डिले करवा दिया। हैकर्स ने एटीएम और सीबीएस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेलवेयर एक तरह से वायरस होता है जो कि सिस्टम को हैक करने में मदद करता है। और सिस्टम हैक करने के बाद हैकर्स वो तमाम चीजें कर सकता है जो कि एक बैंक एम्प्लॉय कर सकता है। हैकर्स ने अकाउंट में ज्यादा बैलेंस दिखाकर एटीएम से ट्रांजैक्शन किए, क्योंकि एटीएम का बैंक से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं बचा था। सिर्फ सीबीएस के परमिशन पर ही ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर आप एटीएम में पैसे विड्रॉ के लिए कमांड देते हो तो एटीएम का सर्वर सीबीएस से कांटेक्ट कर लेगा और सीबीएस बैंक के उस अकाउंट के डेटा को चेक करेगा और बैलेंस की पुष्टि कर लेगा, और अकाउंट में पैसे होंगे तो एटीएम को अप्रूवल मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीबीएस और बैंक में मेलवेयर की वजह से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था, जिसके कारण खाते में फेक अमाउंट दिखा के खाते में से अनऑथराइज कैश निकाली गई। इतने बड़े कैश विड्रॉ के लिए हैकर ने दुनिया भर के एटीएम में अपने लोग खड़े किए थे, जिन्होंने सिग्नल मिलते ही पूरे 94 करोड़ रुपए सिर्फ 7 घंटे में ही एटीएम से विड्रॉ किए, जिसमें क्लोन डेबिट कार्ड का यूज किया गया था। उन कार्ड की डिटेल भी बैंक से ही चुराई गई थी। इंडिया छोड़कर 31 कंट्री में से पूरे 12,000 ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें 78 करोड़ रुपए विड्रॉ कर दिए। और इंडिया में करीब 3,000 ट्रांजैक्शन से महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 2.5 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए। साथ ही हैकर ने स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग के बैंक में हैंगसेंग नाम से 13 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में भी किया था। एक बात तो यहाँ पर समझ आती है कि सारी अरेंजमेंट, क्लोन डेबिट कार्ड और करीब 15,000 ट्रांजैक्शन, यह प्लान बहुत दिनों से फिक्स होगा। सिर्फ 11 अगस्त को इसको अंजाम दे दिया। इस पूरे रॉबरी में 94 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी बैंक रॉबरी के पीछे किसका हाथ था और कौन था पूरे प्लान का मास्टरमाइंड? रॉबरी की कंप्लेन के बाद एक पुलिस की टीम चोरों की सर्चिंग में निकल जाती है जो कि इंडिया में से ट्रांजैक्शन हुए थे, और दूसरी टेक्निकल टीम इस बात में जुट जाती है आखिर चोरों को बैंक का एक्सेस कैसे मिल गया और कैसे वे बैंक के सिस्टम में आ गए। दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी टीम लूप होल को जानने की कोशिश में लग जाती है। जांच के बाद सामने आता है कि चोरों ने करीब 5,000 क्लोन कार्ड्स का यूज किया था, जिसके जरिए 32 देशों में से कैश को निकाला गया था, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर, जिसकी तैयारी 6 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। चोरों ने मेलवेयर को बैंक के सिस्टम में इंसर्ट करके 6 मंथ के ऊपर का समय निकल गया था। साथ ही चोरों द्वारा कई लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम थी और एजेंट्स भी शामिल होते हैं। एजेंट्स का सिर्फ इतना ही काम होता है कि नए लोगों को ढूंढकर क्लोन कार्ड बांटना और उनसे पैसे कलेक्ट कर लेना, जिनके बदले में उन लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे। और टेक्निकल टीम का इसमें मेन ये काम था कि बैंक में मेलवेयर को इंस्टॉल कर देना, जो कि सिस्टम को हैक करने में मदद करेगा और ऑथराइज पर्सन को इसके बारे में भनक भी न लगेगी कि हमारे ऊपर कोई दूसरा आदमी नजर रख रहा है। और सिस्टम में इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई थी कि एक खाते में 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और इस पूरे प्लान को वीकेंड में अंजाम दिया गया, क्योंकि चोरी करते समय किसी को भी कुछ नोटिस ना हो सके और कुछ एक्स्ट्रा समय मिल सके। पुलिस की टीम ने पहले ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया, यानी पुणे के रहने वाले आदमी का ट्रांजैक्शन मध्य प्रदेश में हो जाता है तो उसे शॉर्ट आउट किया गया, यानी जहाँ पर पैसे निकाले गए थे उस अकाउंट होल्डर का रहने की जगह उस लोकेशन से काफी दूर है। और जो ट्रांजैक्शन बड़ी अमाउंट में थे, तब पुलिस टीम ने घंटों का समय बिताकर हर एक एटीएम के सीसीटीवी वीडियोस चेक किए जहाँ से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुए थे। और जिन आदमियों के ऊपर उन्हें डाउट आ जाता है, ऐसे 25 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें से 18 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिन्होंने सिर्फ साइबर अटैक होने के बाद अजमेर, इंदौर और मुंबई और कोल्हापुर जैसे बड़े सिटीज में एटीएम से पैसे निकाले थे। लेकिन इनको यह बात पता नहीं थी कि वे क्या कर रहे थे और कितनी बड़ी चोरी के आरोपी बनने वाले थे। इन लोगों का हैकिंग में किसी भी तरह का कुछ भी रोल नहीं होता। पुलिस द्वारा उनसे आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक ही नाम सामने आ जाता है, सुमेर यूसुफ शेख। सुमेर यूसुफ शेख के आइडेंटिटीज के 2000 के ऊपर लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन उनमें से सुमेर शेख वही था जिसका हाथ चेन्नई के सिटी यूनियन बैंक में साइबर हमले में हुआ था, जिसने क्लोन कार्ड को बांटा था, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। सूत्रों के मुताबिक सुमेर शेख अभी भी यूएई में अंडरग्राउंड है, लेकिन अभी तक यह बात क्लियर नहीं हो पाई कि उसका सुमेर शेख ही असली नाम है या दूसरा कोई और है। इस पूरे मामले का शक पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया की आरजीबी के लिए काम करने वाले एक यूनिट के ऊपर चला जाता है। पुलिस के मुताबिक इसी साल यानी 2018 में बाहरी देशों में भी साइबर अटैक का शक भी पूरी तरह से इनके ऊपर ही जाता है। इनकी साइबर हिस्ट्री काफी लंबी है। इनके ऊपर 2017 में वैनरी 210 ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक का भी आरोप है। साथ ही 2016 में बांग्लादेशी बैंक के रॉबरी से 8 करोड़ रुपए चोरी का आरोप भी इन्हीं के ऊपर है। इनके एक शख्स को अमेरिका ने अरेस्ट भी किया था, जिसका नाम गालिब अल ओमानी था, और उसने काफी सारी बातें भी क्लियर की थी और कुछ केसेस में अपना गुनाह भी कबूल किया था, जिसके बदौलत उसे लंबे समय की सजा भी सुनाई गई थी।
लेकिन प्रूफ के बेसिस पर देखा जाए तो सिर्फ 18 लोग ही मिल पाए जिन्होंने इंडिया में से पैसे निकाले थे। ना ही उन्हें यह पता था कि वे किसके पैसे निकाल रहे थे और ना ही उनको यह पता था कि उनका असली बॉस कौन था। इस केस की जांच अभी भी चालू है, लेकिन इस रॉबरी के पीछे आखिर किसका हाथ है यह पता अभी भी एक मिस्ट्री बन चुका है। क्या चुराए गए पैसे वापस मिले या नहीं? इस पूरे रॉबरी में सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख रुपीस ही वापस मिल पाए, जो कि हांगकांग के बैंक में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो गए थे, जिसको हांगकांग बैंक ने होल्ड करके रखा था। लेकिन यह सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही होता है, क्योंकि हांगकांग बैंक के पास 13 करोड़ 92 रुपीस आ गए थे। हांगकांग अदालत ने इंटरेस्ट सहित पैसे वापस करने के ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन फिर भी यह अमाउंट टोटल रॉबरी अमाउंट से काफी कम है। यह सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर बचे हुए 80 करोड़ रुपए किसके पास है। दोस्तों, इस रॉबरी के केस से यह बात तो समझ आती है कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस बनती जा रही है उतने ही उसके लॉस भी है। हमें और भी साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए ना ही आदमी को उस जगह पर प्रेजेंट होना पड़ता है, साथ ही ना ही वीजा, पासपोर्ट और कोई शस्त्र की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण क्रिमिनल्स को पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली एक शानदार वीडियो में। आपकी इस रॉबरी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। धन्यवाद।